नमस्कार, मैं दिल्ली से गुलशन पहुंचा फाइट फॉर जुडिशल रिफॉर्म से। जैसा कि आप जानते हैं कि हम देश भर की सभी अदालतों के अंदर चाहते हैं कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़े, जिससे कि लोगों को दिखे कि वकील साहब कितनी मेहनत करते हैं। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि जज साहब इग्नोर कर देते हैं, उसको कह सकते हैं, या फिर स्पीकिंग ऑर्डर कुछ और होता है और रिटन में ऑर्डर कुछ और आ जाता है। सारी मेहनत उनकी ज़ीरो हो जाती है। क्लाइंट समझता है कि वकील साहब ने मेहनत नहीं करी है। तो आज हमारे साथ हैं लखनऊ के श्री राजविक्रम सिंह जी, जिन्होंने लखनऊ के अंदर कोशिश की थी कि वहाँ की अदालतों के अंदर लाइव स्ट्रीमिंग हो, सबको दिखे कि अपने घर बैठ के वहाँ पे हो क्या रहा है। लेकिन इनकी एप्लीकेशन में क्या कार्रवाई हुई ये अपने खुद बताएंगे और आगे क्या एफर्ट्स करना चाहते हैं उसके बारे में अपने विचार रखेंगे। नमस्कार, आपको शुभ नाम। थैंक यू। मेरा नाम राजविक्रम सिंह है। मैं लॉयर हूँ और लखनऊ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। यहाँ भी अक्सर आता रहता हूँ और तमाम अदर कोर्ट्स में भी। देखिए, जहाँ तक लाइव स्ट्रीमिंग की बात है, ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, न केवल कोर्ट्स के लिए, इवन लिटिगेंट्स के लिए भी। कारण उसका ये है कि लिटिगेंट को पता नहीं लग पाता कि वकील साहब ने क्या कोर्ट में बहस की। सबसे पहले हमारी जो अकाउंटेबिलिटी है, वकील की जो अकाउंटेबिलिटी है, उसको फिक्स करने के लिए मैं लाइव स्ट्रीमिंग पहले महत्वपूर्ण मानता हूँ कि वकील आखिर क्या बहस कर रहे हैं, उन्होंने क्या दलील दी, क्या साइटेशन साइट किए कोर्ट के सामने, और कोर्ट का क्या उस पर व्यू था। तो कम से कम लिटिगेंट का ये राइट है, अगर वो पे कर रहा है एक वकील को, तो उसका राइट है कि वो जाने कि उसके वकील किस लेवल के हैं, किस लेवल के आर्गूमेंट करते हैं, और उन्होंने कोर्ट में उनके केस में क्या बहस की और किस तरीके से प्रेजेंटेशन दिया। तो ये महत्वपूर्ण है। दूसरी बात ये है, मैं इसमें जो मेरा मकसद है, मैं किसी की निगरानी की मकसद से बात नहीं कर रहा हूँ इसको, लेकिन ये ज़रूर है कि जैसे एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर सामने देखता है तो वो समझ जाता है कि डॉक्टर कितना काबिल है। हमारे प्रोफेशन में आजकल जितनी कह सकते हैं शुद्धता ख़त्म होती जा रही है, और जिस तरीके से लोग वकालत के प्रोफेशन में आ रहे हैं, उससे ये वकालत का प्रोफेशन बहुत ही दूषित होता जा रहा है। और पब्लिक के लिए ये चूज़ करना कि कौन वकील योग्य है कौन नहीं है, उसके पास कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई पैमाना नहीं है। वो सुनता है, नाम सुनता है और उसको वकील लोग कर लेता है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि नाम तो ज़्यादा है लेकिन काम कम है। तो ऐसे में लिटिगेंट को कम से कम ये चुनने का, लोगों को देखने का कि वकील कौन किस लेवल के हैं, वकील हैं, बहस कर रहे हैं, और उसको इसमें सहायता भी मिलेगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है इसमें वकील की, और लिटिगेंट को सहारा मिलता है कि कौन सा अच्छा वकील है और कौन ढंग से पेश कर रहा, ताकि वो एक अच्छे स्टैंडर्ड के और एक कामयाब वकील को अपना अधिवक्ता या अपना अटॉर्नी कोर्ट के लिए नियुक्त कर सके। जैसा कि आपने बताया कि अभी आपने बात की वकीलों के बारे में, लेकिन जैसे आप काफ़ी टाइम से इस वक्त के अंदर पेशे के अंदर बहुत से आपने अप एंड डाउन देखे होंगे, लेकिन कई बार आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आपने कोर्ट के अंदर कोई सबमिशन रखे और जज साहब ने उसको या तो नोट डाउन नहीं किया या बोले हर्ड अगली बार सुनेंगे, और उसके बाद स्पीकिंग ऑर्डर कुछ और होता है, लिखित ऑर्डर कुछ होता है। तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है आप लोगों के ऊपर? बिल्कुल, उसका इम्पैक्ट बहुत ख़राब पड़ता है। एक सेकंड अपील में मैंने लखनऊ में बहस की, जिसमें मैंने करीबन 1.5 घंटे बहस की, और आई एम सरप्राइज दैट मतलब मेरी आर्गूमेंट का एक शब्द नहीं लिखाया जज साहब ने, एक शब्द। पूरी आर्गूमेंट जो मेरी हुई, हमने कहा कि साहब मेरा, आप जो भी करें निर्णय आपका क्षेत्राधिकार है, लेकिन हमारी आर्गूमेंट कम से कम जजमेंट में आनी चाहिए। तो जब जजमेंट मैंने देखा तो साहब मैं तो बिल्कुल दंग रह गया कि मेरी आर्गूमेंट का कोई एक वर्ड भी जज साहब ने नहीं लिखाया। तो ये होता है कि ये तो बड़ा ख़राब बात है। इसलिए न केवल वकील की अकाउंटेबिलिटी बल्कि कोर्ट्स की भी अकाउंटेबिलिटी बनती है, क्योंकि कानून से ऊपर ना कोर्ट है ना वकील है, संविधान और कानून के तहत कोर्ट हैं। तो कोर्ट बाउंड है कानून के तहत चलने के लिए। लेकिन अगर कभी कभी कोर्ट्स ऐसा करती हैं कि जो कानून का पालन नहीं होता या ओवरलुक कर देती हैं किसी एडवोकेट को, दैट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर द एडवोकेट्स एज वेल द लिटिगेंट्स टू। सो दैट द लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग्स शुड बी मैंडेटरी इन अक्रॉस द नेशन। दिस इज़ माई पर्सनल व्यू। जैसे आपने भी, हमने बात कर लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर, लेकिन अगर साथ में इसकी रिकॉर्डिंग की जाती है और किसी भी केस के अंदर आज डेट में 10, 20, 25, 50, 100 डेट लगना आम बात हो चुकी है। लेकिन अगर वो 10, 20, 50 डेट की अगर फाइल आपके जिम्मे होगी, तो मैं समझता हूँ कि शुरू की 2 से 4 डेट के अंदर ही आप अपना पक्ष उसमें रख चुके होते हैं कई बार तो, लेकिन वो आखिर के डेट तक भी सामने नहीं आता। और इसके लिए क्लाइंट सोचता है कि हमारे वकील साहब
अपोजिट पार्टी से मिल गए, या क्लाइंट सोचता है कि मेरे वकील साहब के अंदर मतलब काबिलियत नहीं है, तो उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा क्या इस पर? देखिए, जहाँ तक डेट्स की बात या डिले ऑफ जस्टिस की बात है, उसमें तो मैं प्रैक्टिकल समस्या समझता हूँ, क्योंकि कोर्ट्स कम हैं, जजेस की संख्या कम है, मतलब इन कंपैरिजन ऑफ द लिटिगेशंस मुकदमे बहुत ज़्यादा हैं। एक एक कोर्ट में 200, 250, 300 मुकदमे लगते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कोर्ट्स भी जजेस आर नॉट मशीन, सो दैट उनको भी माइंड अप्लाई करना पड़ता है, केस को समझना पड़ता है, उसमें डिसीजन देखने पड़ते हैं। तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि जो डिसीजंस की बात है उसको मैं प्रैक्टिकली मैं मानता हूँ कि एक प्रॉब्लम है। ये पूरे हिंदुस्तान में है। जैसे कि आज सुप्रीम कोर्ट में भी स्ट्रेंथ, मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए, कम से कम इसकी 3 बेंचेस और होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की, एटलीस्ट कम से कम इसमें 90 और या 100 जजेस का प्रोविज़न सरकार को करना चाहिए, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़े और पेंडेंसी ख़त्म हो। ऐसे हाई कोर्ट्स में जहाँ तक मुझे जानकारी है, अबाउट 40% वैकेंसी ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट जजेस वैकेंट है, जिसको भरना चाहिए सरकार को। यही लोअर कोर्ट की स्थिति है, क्योंकि आप देखिए जनसंख्या 140 करोड़ को पार कर रही है, लिटिगेंट बढ़ रहा है, मुकदमे बढ़ रहे हैं, और आज के दौर में टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे हैं, जैसे साइबर क्राइम है और तमाम और तरीके के ईडी आ गया है। तो इस तरीके के मुकदमे बढ़ने से मैं ये समझता हूँ कि न्यायालय के ऊपर निश्चित रूप से अतिरिक्त बोझ है, बहुत ज़्यादा बोझ है, और न्यायाधीशों के ऊपर भी मानसिक और शारीरिक दबाव भी आता है कि उनको हर चीज़ समझना, और एक लिमिट होती है शरीर की। इस चीज़ के लिए मैं लिटिगेंट्स का थोड़ा वो ज़रूर कहता हूँ कि उनको ये सोचना चाहिए कि उनका अगर मुकदमा नहीं टेकअप हो रहा तो कहीं ना कहीं इस सिस्टम की कमी है, और उसमें कोर्ट्स की या अधिवक्ताओं की कोई गलती नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि हाँ, जो मुकदमा टेकअप हो गया है और उस पर बार बार अगर आर्गूमेंट करनी पड़ती है, तब थोड़ी जो समस्या होती है। जैसे एक मुकदमे में मैं आपको बताऊँ, एक ट्रिब्यूनल में मुकदमा कर रहा हूँ लखनऊ में, स्टेट ट्रिब्यूनल में, उसमें मैं 74 बार बहस कर चुका हूँ, 74 टाइम्स, और 6 जजेज ने उसको सुनने के बाद उसको रिक्वेस्ट कर दिया कि हम इसको नहीं सुनेंगे। मैं हाई कोर्ट भी गया, हाई कोर्ट में मैंने बोला कि भाई ये इसको डिसाइड कर दिया जाए जल्दी से जल्दी। तो हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने उसमें आर्डर किया कि 1 साल के अंदर ये मुकदमा निपटाया जाए, उसको भी 3.5 साल हो चुके हैं। तो इस तरीके से थोड़ी जब समस्याएं कभी कभी आती हैं, तब ज़रूर कष्ट होता है कि इतनी बार बहस करने के बाद वही बार बार बहस करना, गला सूख जाता है बहस करते करते, फिर जजेस चेंज हो जाते हैं, तो फिर उनको वही चीज़ दोबारा रिपीट करना, तो ये एक दिक्कत की बात तो है, और लिटिगेंट के लिए, मेरे लिए भी है। तो इस तरीके की घटनाओं से ज़रूर मैं दुखी हूँ, लेकिन ये ज़रूर है, मैं मानता हूँ कि लिटिगेशन की तादाद बढ़ने से और जुडिशल सिस्टम उतना डेवलप नहीं हो पाने से एक जो दिक्कत आ रही लिटिगेशन की, या ये कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा मुकदमे जो लंबित हो जाए, उसका एक कारण ये भी है। आपकी इस बात से भी 2 क्वेश्चन और रेज होते हैं। एक, आपने कहा कि यहाँ पे जजेस की संख्या कम है, और दूसरा आपने कहा कि आपने 6 जज के सामने 74 टाइम आपने आर्गू किया, लेकिन उसकी कहीं भी उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। इसी बात के ऊपर मैं इन 2 बातों में कहना चाहूँगा कि जो आपने दूसरी बात बोली आपने, उसके अंदर अगर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होती, उसकी फ़ाइल आपके पास होती, तो क्या आपको 6 जज को दोबारा एक बार बात को बार बार रिपीट करना पड़ता? मेरे ख्याल से नहीं करना पड़ता। और दूसरी बात, आपने जजेस की संख्या के बारे में बात की, तो जजेस की संख्या की अगर मैं कहना चाहूँ तो हमारे यहाँ पे कोर्ट प्रोसीजर वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है कि उसको तो एक आम पीढ़ी की बात छोड़िए, अगर मैं कहना चाहूँ तो एक जो वकील जो साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल से जो भी नए वकील बने, 5-5 साल तक इस प्रोसीजर को नहीं समझ पाते हैं, वो भी आज की डेट के अंदर हैंडीकैप हुए हैं। तो क्यों नहीं हमारा देश का सिस्टम अमेरिका या ब्रिटेन की तरह कर दिया जाता कि जजेस के पास मुकदमा तब पहुंचे जब उसकी सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए, जजेस डेट ना दे, सिर्फ आर्गू पे ही बात करें, सिर्फ उसके फैक्ट्स के ऊपर बात करें? क्या ऐसा मुमकिन है हमारे देश के अंदर? देखिए, न्याय के लिए सभी पक्षों का सुना जाना आवश्यक है, पहली चीज़ ये है। तो जज साहिबान के लिए भी मजबूरी है कि एकदम अन्याय नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक सारी पार्टीज़ के सारे काउंटर्स, और होता ही है कि बीच बीच में भी नए नए इश्यूज़ आते हैं, जब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द आर्गूमेंट जब कोई नई चीज़ आती है तो उसके ऊपर फिर नया एफिडेविट आता है, नई चीज़। तो न्याय के लिए मैं ये नहीं कहता कि ऐसा होना चाहिए कि त्वरित न्याय की व्यवस्था के लिए कोई अन्याय हो जाए, वो भी उचित नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि हाँ, कुछ रैपिड या कुछ हम व्यवस्था ऐसी कर सकते हैं कि जल्दी जल्दी निस्तारण हो। जो इन्फेक्शियस मुकदमे हैं उनका अलग निस्तारण कर दिया जाए, और जो ज्वलंत हैं या जिनके लिए बहुत अर्जेंसी है, उनकी व्यवस्था अलग होनी चाहिए। और जहाँ तक बात आपने वकीलों की योग्यता की बात कही, देखिए ऐसा है कि मुझे लगता है कि वकालत के प्रोफेशन में एटलीस्ट 10 ईयर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन एज ए गुड एडवोकेसी। तो कोई भी लॉ स्टूडेंट अगर तुरंत आकर के समझ लेगा कि लॉ समझ जाएगा और कर लेगा, तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लॉ के प्रोविजंस को समझना ही 2-4 साल लग जाता है समझने में। एक मिनट यहाँ पे आपको एक से बोल रहा हूँ सर, मैं जैसे मान लीजिए मैं भी सड़क पर चल रहा हूँ, मैं भी, मेरे साथ कोई इंसिडेंस हो जाता है, मैं पीड़ित हो गया, तो जब मैं कोर्ट के अंदर उसको जस्टिस मांगने आता हूँ तो मुझे कहा जाता है कि आप कोर्ट की लैंग्वेज सीख के आओ।
अगर लैंग्वेज सीखो या खुद ही मतलब कानून पढ़ो। मेरे को जो स्कूल में पढ़ाया नहीं गया, मुझसे वो यहाँ पे वो पूछा जाता है। तो मैं वही कहना चाह रहा था कि यूएस के अंदर और हमारे देश के अंदर ऐसा क्या डिफरेंस है कि वहाँ पे मुकदमे जल्दी आते हैं, क्योंकि जितना हमने स्टडी किया है उसके अंदर वहाँ के मुकदमे जैसा पास तब पहुँचते हैं जब उसके अंदर से सारे इफ़ एंड बट्स ख़त्म कर दिए जाते हैं। जैसा सिर्फ डेट्स के लिए नहीं बोलते, सिर्फ पेशी नहीं कराते, सिर्फ ये करते हैं। और दूसरी बात जो मैंने आपसे अभी कही थी, आपने कहा 74 टाइम आपने क्या नाम है बहस की थी आप, लेकिन उसको 6 जज के सामने, पर उसको कोई इसको यूज़ नहीं हुआ उसका। अगर यही मामला क्या नाम है अगर रिकॉर्डिंग के थ्रू हुआ होता तो आपको उसमें कितना बेनिफिट मिलता? क्या 74 टाइम फिर भी आपको बहस करनी पड़ती? देखिए, ऐसा नहीं लाइव स्ट्रीमिंग से हर चीज़ समस्या का सुलझाव हो जाएगा। मैं रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग की बात, रिकॉर्डिंग आपकी रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ। हाँ, रिकॉर्डिंग आपकी जेब में होनी चाहिए वाली। बिल्कुल, अगर रिकॉर्डिंग होती भी, एक्चुअली होता ही है कि बहस के बाद भी सम टेक्निकल इश्यूज कम बिफोर द ऑनरेबल जजेस, सम डिफ़िकल्ट इश्यूज़ कम, तो सो दैट उसमें होता ये है कि उनको ही देखना, कभी कभी जैसे बहस हो गई, लेकिन उन्होंने जब पिटिशन अंदर पढ़ी आर्डर लिखाते समय, तो उनको लगता है कि नहीं भाई हमारे जुडिक्शन से बाहर जा रहा है या मुझको पावर नहीं है। अब जैसे मैंने आपसे 74 जो बहस की बात की, उसमें मामला ऐसा टेक्निकल इशू है कि रूल्स है नहीं और हाई कोर्ट का उसमें आर्डर है कोई बेनिफिट देने का, तो ट्रिब्यूनल ये कहता है कि हम तो रूल्स से चलेंगे, लेकिन अगर वो रूल्स नहीं है तो उसको डिनाइल करेगा। लेकिन जगह सुप्रीम हाई कोर्ट ने हर चीज़ एक किसी को पैरिटी देते हुए, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ पैरिटी देते हुए कोई चीज़ दी है, तो वो उसको भी इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। उनके संग में दिक्कत ये है कि हाई कोर्ट को माने कि रूल्स की बात पे चलें, तो जब वो देखते हैं कि भाई रूल्स नहीं है तो हम गलत हो जाते हैं। लेकिन जब हाई कोर्ट को देखते हैं कि हाई कोर्ट ने जब देखा रूल्स नहीं है तो स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स लागू होंगे, तो उसको बेनिफिट देना होगा, तो उसमें डायलेमा में फंस जाते हैं। और डायलेमा देखिए, इसमें रिकॉर्डिंग अगर होती भी तो उन जज साहब का दोष नहीं देंगे, क्योंकि वो टेक्निकल इशू है। देखिए, लाइव स्ट्रीमिंग या रिकॉर्डिंग वहाँ काम आती है जहाँ पर आपको लगता है कि वकील ने ढंग से बहस नहीं की होगी उसकी जांचने के लिए, या जज साहब कहीं पार्शियल तो नहीं थे, बाइस तो नहीं थे, केवल इसको जस्टिफाई करने के लिए। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है, ये होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसको न्याय भी सही कहते हैं। बिल्कुल, और मुझे लगता है हर न्यायपालिका, हर कोर्ट को ये अपने आप उठाना चाहिए कि एक निश्चय लोगों का विश्वास न्यायतंत्र पे बढ़ेगा, वकीलों पे बढ़ेगा, स्टैंडर्ड बढ़ेगा, और ना केवल जो आज आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं जुडिशरी के ऊपर और वकीलों के ऊपर, तमाम इस प्रोफेशन के ऊपर, मुझे लगता है वो भी पाक साफ दामन उसका होगा। तो निश्चित तौर से आगे बढ़ के कोर्ट्स, और कुछ लोगों ने किया है, कुछ कोर्ट्स ने किया, जैसे अभी बॉम्बे हाई कोर्ट में लागू हुआ है, गुजरात में, मध्य प्रदेश में लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है। ऐसा नहीं है, हमारी यूपी में चले, मैंने यूपी में एक PIL की थी लाइव स्ट्रीमिंग और फोन इसकी रिकॉर्डिंग के लिए, तो कोर्ट में 2 दिन मेरी बहस चली और कोर्ट नंबर 1 में मसूदी साहब की बेंच ने उसको अलाउ किया, कहा नहीं बिल्कुल ठीक बात है। उसको उन्होंने डिस्पोज ऑफ किया विद डायरेक्शन टू द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद कि आप इसको जल्दी इसकी सारी व्यवस्था बनाएं, सारा इसका सिस्टम बनाएं और इसको लागू करें। और उसकी सर्टिफाइड कॉपी मैंने रजिस्ट्रार जनरल साहब को भेज भी दी है, उसको भी 4-5 महीने होने आ रहे हैं। मैं देखता हूं कि अगर वो नहीं होगा तो मैं फिर कोर्ट के पास जाऊंगा एक याचिका लेकर के कि लॉर्डशिप इसको जल्दी किया जाए, क्योंकि क्वेश्चन मार्क सबसे पहले हमारे ऊपर लगता है, लिटिगेंट हमारे ऊपर लगाता है कि मेरे वकील साहब ने पता, हम कोर्ट की देनदारी की उसकी जवाबदेही की बात ही नहीं करते, हम तो अपने को जिम्मेदार ठहराते हैं। लिटिगेंट के प्रति हम जिम्मेदार हैं, कोर्ट का अपना डिस्कशन, उनका अपना क्षेत्राधिकार है, लेकिन हमारा अपना तो ये ज़रूरी है हर कोर्ट को आगे बढ़ के, और न केवल हाई कोर्ट्स में बल्कि मैं कहता हूँ हर लोअर कोर्ट में, इवन कम से कम जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस कोर्ट्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट, वहाँ तो लाइव स्ट्रीमिंग हो ही जानी चाहिए। इसमें कोई बुराई भी नहीं है और अच्छाई है, पब्लिक का ट्रस्ट बढ़ेगा, अच्छी क्वालिटी के वकील इसमें बहस करते हुए दिखाई देंगे आपको, और वकील भी जब जानेगा कि हमको देखा जा रहा है तो अपने को वेल पेपर्ड करके आएगा कि भाई हमारा लिटिगेंट देख रहा है, कल वो कहेगा कि तो आपने बहस ही नहीं कुछ ढंग से की, तो उसको भी कहने का मौका नहीं देना पड़ेगा अपने क्लाइंट को कि देखिए साहब मैंने अच्छी बहस नहीं कर पाई, तो डेफिनेटली जी। ठीक है, तो धन्यवाद सर आपका, थैंक यू वेरी मच। और मैं साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट और करूँगा, आपने जैसे भी कहा कि आपने एक PIL फाइल की थी लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा उस लाइव स्ट्रीमिंग की जो अगर आप दोबारा अपील करते हैं तो साथ में उसका रिकॉर्डिंग और जोड़ दिएगा, क्योंकि हमारा देश सिर्फ दिल्ली और लखनऊ नहीं है, उसमें जुड़ा हुआ है। गाँव की सर, गाँव रिमोट एरिया भी बहुत सारे हैं जहाँ पे एक जज साहब ही मतलब सुप्रीम हो जाते हैं। फिर वो देखिए, मैंने दोनों चीज़ें मांगी थी कोर्ट से, लाइव स्ट्रीमिंग एंड रिकॉर्डिंग, दोनों चीज़ों को उन्होंने ऑर्डर किया है। केवल लाइव स्ट्रीमिंग मांगने पर मिलनी भी चाहिए और वहाँ एक प्रोविजन भी होना चाहिए हर कोर्ट में, अगर मांगा जाए। जैसे हम किसी कोर्ट में क्वेश्चन डालते हैं या हम नकल सवाल डालते हैं कि हमको इसका, तो उसके लिए भी व्यवस्था होना चाहिए कि अगर कोई लाइव स्ट्रीमिंग के या कोई रिकॉर्डिंग मांग रहा है तो उसको दिया जाना चाहिए। ये तो फेयर होना चाहिए, जस्टिस के लिए तो हर जगह फेयर और अनबायस्ड चीज़ होनी चाहिए, बिल्कुल ये होना ही होना चाहिए। मैं इसका पूरा समर्थन करता हूँ और मैं माननीय कोर्टों से ये निवेदन करता हूँ, खासतौर से सभी हाई कोर्ट से जहाँ लागू नहीं है, कि साहब इसको जल्दी किया जाए ताकि हमारी अस्मिता, जो हमारी न्यायिक अस्मिता है, उस पर दाग ना लगे, उसकी प्योरिटी बनी रहे और जनता में उसका एक विश्वास बना रहे। मैं इसी बात से
आपको एक अपना संस्करण बताना चाहता हूँ मैं, कि मैंने कुछ टाइम पहले 30 हज़ारी कोर्ट में वकील साहब का इंटरव्यू किया था, अब जैसे आपको बात कर रहा हूँ मैं, तो उन वकील साहब ने मेरे को यही कहा था, कहता कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग से और कोई फ़ायदा हो या ना हो, कम से कम वकीलों के माथे पर लगा कलंक कि वो न्याय नहीं दिलवाते, तारीख पर तारीख खेलते हैं, उनकी वजह से जैसे डिले हो रहा है वो हट जाएगा। तो मुझको लगता है कि अब आज हमारी चर्चा काफ़ी अच्छी रही है और आप इस मुद्दे पे कुछ करेंगे और हमें लखनऊ का रेफरेंस देके दिल्ली के कोर्ट के अंदर हम अपनी रिकॉर्डिंग करवा सकते होंगे, मुझे पूरी उम्मीद ऐसी लगती है। बिल्कुल, देखिए अगर आप मेरे पीआईएल का हमने आपको जो व्हाट्सअप भी किया हुआ है, उस पीआईएल का आप रेफरेंस देके आप निश्चित रूप से माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली हाई कोर्ट में जाइए और उनसे कहिए कि देखिए लखनऊ ने इस तरीके से आर्डर पास किया है, बहुत ही पॉजिटिव आर्डर है, जिसमें रजिस्ट्रार जनरल को डायरेक्शन दिए गए। देर सवेर होगा, लेकिन कम से कम एक रास्ता शुरू हुआ, तो यहाँ भी होगा। और ऐसा नहीं है, बहुत लंबे समय तक इसको टाला भी नहीं जा सकता। अल्टीमेटली कोर्ट को आज निकल करना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, सौभाग्य की बात यह कि दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो हमारे हाई कोर्ट के सीनियर जज, लखनऊ बेंच के सीनियर जज जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस DK उपाध्याय साहब, बहुत ही सुलझे हुए इंसान, बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत ही काबिल जज, मतलब जिनकी आप काबिलियत में हम लोग सीखते थे उनसे कि कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए। उनका हर चीज़ बहुत सॉलिड, बहुत अच्छे तरीके से जज हैं, बहुत ह्यूमन बीइंग भी अच्छे, बहुत अच्छे गुड ह्यूमन बीइंग भी हैं। तो मुझे लगता है कि उनके पास मामला जाएगा तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि वो इसकी आपकी याचना को जरूर सुनेंगे। ठीक है, मैंने जो अभी आपने मेरे को ऑर्डर कॉपी मेरे को भेजी है, मैं उसको इसी वीडियो में साथ में उसको दिखा भी दूंगा लोगों को। आप दिखा दीजिए। ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर AR मसूदी साहब और ऑनरेबल जस्टिस श्रीवास्तव जी का ये जजमेंट है और बहुत ही पॉजिटिव जजमेंट है। डिस्पोज ऑफ पिटिशन भी डायरेक्शन उन्होंने की थी, तो मैं समझता हूँ ये आपके हर जगह काम आएगी और सभी जगह आनी चाहिए। और सभी लॉर्डशिप को मेरा निवेदन है कि उनको ये इस पर विचार करना चाहिए, इसको चालू करना चाहिए। धन्यवाद। अभी हमारे साथ थे लखनऊ के श्री राज विक्रम सिंह जी, इनका बहुत बहुत आभार कि इन्होंने हमें अपना समय दिया और अपने प्रयासों से ये जुडिशल रिफॉर्म के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द इनको सफलता मिले। धन्यवाद आपका। धन्यवाद।